राइट टू इक्वालिटी में दो शब्द हैं, बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये बिफोर द लॉ का मतलब क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्या है, ये दोनों का अलग अलग मतलब है। बिफोर द लॉ जो कॉन्सेप्ट है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी कि यूके से लिया गया है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैं ये हम लोगों ने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से हम लोगों ने लिया है। अब सवाल यह है कि इस दोनों का अलग अलग मतलब क्यों है, क्योंकि यूके में सिर्फ इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सिमिलरली जो यूएस है, यूएस में जो इक्वालिटी प्रोविजन है वो सिर्फ बात करता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात नहीं करता। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड। तो हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। आर्टिकल 14 सेज और टॉक्स दैट द स्टेट शैल नॉट, यहां पे शब्द है शैल, तो स्टेट किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकता। क्या डिनाई नहीं कर सकता? किसी भी इंसान को, एनी पर्सन, इक्वालिटी, यानी कि जो राज्य है, मतलब यहां पे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं, राज्य मतलब स्टेट, तो जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकता अपने सिटीजन्स को ही सिर्फ नहीं, बल्कि एनी पर्सन, किसी भी इंसान को इक्वालिटी डिनाई नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 14 में तीन शब्द यहां पे आ गया है। पहला द स्टेट शैल नॉट, और दूसरा एनी पर्सन, यानी कि आर्टिकल 14 जो है ये सबके लिए है, इट इज फॉर ऑल, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीजन्स, इट इज फॉर ऑल। अच्छा, अब डिनाई क्या नहीं कर सकता? डिनाई नहीं कर सकता इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर। अब इंडिया के बाहर अगर कुछ हो रहा है तो इसमें स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंडिया के टेरिटरी के अंदर हर एक को इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, और ये इंश्योर कौन करेगा? ये करेगा स्टेट। अब इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि लॉ के सामने चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, सब बराबर हैं लॉ के सामने। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हैं, किसी को ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, किसी को कम तकलीफ है। अब अगर हम कम तकलीफ वाले के साथ भी वैसे ही ट्रीट करें जैसा हम बिना तकलीफ वाले इंसान के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वो गलत होगा। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मेन इज इक्वल टू वुमेन, ठीक है, men is equal to women, this is equality before the law. How they are equal? Say for example they are humans, इसीलिए they are equal. They should have equal opportunity, इसीलिए they are equal. Opportunity मतलब opportunity to develop. लेकिन equal protection of law जब आ जाता है तब क्या होता है? तब हम men के अंदर या women के अंदर कैटेगराइजेशन कर देते हैं। जैसे अगर मान लो लड़कों के अंदर कोई फिजिकली अगर चैलेंज्ड है, अगर लड़कियों के अंदर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, या फॉर दैट मैटर एक ऐसे लोकेशन पे जाना है जहां पे लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो वहां पे लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, या लड़कियों के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी। यानी कि जहां पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ में लड़का लड़की वर इक्वल एज ह्यूमंस, वैसे ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में लड़का लड़की में हम अंतर कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लड़का और लड़की की अलग अलग दिक्कतें हैं। लड़कियां और लड़के दे आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द सेम पेडेस्ट्रल, दे आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द सेम पेडेस्ट्रल, दे आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द सेम सिचुएशन। तो अगर लड़कियों के पास तकलीफें ज्यादा हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे बच्चों के साथ होता है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा और विस्तार में समझेंगे जहां पे लिखा हुआ है डिटेल्स में। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है इसके अंदर कुल तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले, कोई भी इक्वालिटी बिफोर द लॉ में कोई भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा किसी को भी। दूसरा, सब जो हैं लॉ के सामने इक्वली सब्जुगेटेड हैं या सब्जेक्टेड हैं। तीसरा, कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है। ये तीन चीजें जो हैं ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ के अंदर आता है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा फोकस करें तो हमें समझ में आएगा कि स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलेगा, ये पहला तर्क है अंडर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है अगर उसको जरूरत है। तो कोई बच्चा है, कोई लड़की है, कोई से फॉर एग्जाम्पल विकलांग है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उसको जरूरत है। दूसरी चीज, अगर कोई SC ST बैकग्राउंड से, रिजर्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल।
इसके अलावा जैसे मान लो अभी हाल फिलहाल में इसको लेकर तर्क चल रहा था कि लड़कियों को आर्म्ड फोर्सेस में जहां पे लड़ाइयां होती है वहां पे नौकरियां नहीं मिलती हैं। दे कैन वर्क फॉर इंडियन आर्मी, दे शुड हैव इक्वल राइट्स टू सर्व द नेशन, लेकिन जहां पे फिजिकल कॉम्बैट की बात होती है वहां पे लड़कियों को नहीं लिया जा रहा था। तो इसके पीछे भी यही लॉजिक है। तो बेसिकली इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ वेरी जनरल टर्म। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जिसको जितना जरूरत है उसको उतना मिलेगा, सबके साथ एक समान नहीं हो सकता। तो अगर इस पूरे चीज को एक लाइन में लिखा जाए तो आर्टिकल 14 को लिखने का अंदाज कुछ ऐसा होगा कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अगर इक्वली सब लोग हैं तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। अगर हम अनइक्वल के साथ इक्वल को एक साथ समान तरीके से ट्रीट करें, दैट वुड बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। यानी कि अगर हम रिजर्वेशन नहीं देते हैं, अगर हम बच्चों के साथ ज्यादा प्रिविलेज नहीं देते हैं, अगर हम बूढ़ों के साथ ज्यादा प्रिविलेज नहीं देते हैं, उनको भी कहते हैं कि हाँ तुमको भी लाइन में लगना है, अगर हम औरतों के लिए बस में सीट बैठने का नहीं देते हैं, अगर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो अगर कोई स्पेसिफिक अलग से वॉशरूम नहीं मिल रहा है, आजकल तो यूनिवर्सिटीज में व्हील चेयर वाला रूट बनाना जरूरी है, सीढ़ी के साथ साथ व्हील चेयर वाला रूट बनाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये करनी अनिवार्य है। अगर तुम नहीं करते हो तो वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 14 का। सो पॉइंट ये है कि आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्विटेबल प्रिंसिपल, इट टॉक्स अबाउट इक्विटी। अगर हम मेरे दोनों हाथ पैर सलामत हैं तो, और अक्षय के मान लो दोनों हाथ पैर सलामत है, या मान लो कोई एक और मेरा स्टूडेंट है उसके दोनों हाथ पैर सलामत है, तो हम लोग सब एक फुटेज पे हैं, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो जिस चीज की कंपटीशन हो रही है, मान लो लॉ का एग्जाम है, तो उसमें मेरे पास ऑलरेडी मास्टर्स है लॉ में, और मुझे फिर इसमें दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, बाकियों को दिक्कत कम होगी। तो पॉइंट यह है कि अगर हम लोग इक्वल फुटेज में नहीं है, अगर हम लोग इक्वल फुटस्टेप्स में नहीं है, तो हमें अलग से ट्रीट करना होगा। दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब इसके बारे में लक्ष्मीकांत में और क्या लिखा गया है कि द सेकंड कॉन्सेप्ट कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि यूएस से लिया गया, इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या देखना पड़ेगा कि इक्वालिटी ट्रीटमेंट हम जिसको दे रहे हैं क्या वो लोग इक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं। दूसरी बात, अब क्या वो लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं, जिनके भी बीच में हम इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं, क्या वो लोग सिमिलर सिचुएशन में हैं। तीसरी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो यह है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो एक फुटेज में है, जो एक फुट में है, जो एक ही सिचुएशन में है, एक ही सर्कमस्टांसेस में है, दे शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर कोई अलग सर्कमस्टांसेस में है, कोई अगर अलग सिचुएशन में है, तो उनके साथ आपको अलग ट्रीट करना है। दैट इज हाउ यू कैन एंश्योर, दैट इज द ओनली वे यू कैन एंश्योर इक्वालिटी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इक्वल्स के साथ और अनइक्वल्स के साथ हमें अलग अलग ट्रीट करना है, और तभी आर्टिकल 14 जो है वो काम कर सकता है। आर्टिकल 14 का जो मेन मकसद है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो यही तरीका है कि इक्वल्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करी जाए, अनइक्वल्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करी जाए, यानी कि स्पेशल प्रिविलेज दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास लेजिस्लेशंस बनाई जाए। एक क्लास लेजिस्लेशन का मतलब यह है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है। अब ये कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, एग्जांपल है ये कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है। अब इसके अंदर मैं ऐसा रूल नहीं निकाल सकता, ऐसा लॉ नहीं निकाल सकता कि लड़कियां अलग से एग्जाम देंगी उसी एंट्रेंस के लिए, लड़के अलग से देंगे उसी एंट्रेंस के लिए, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए अलग पेपर बनेगा। ऐसा डिफरेंट क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड। व्हाट इज अलाउड इज कि आप एक ही एग्जाम कराओ, लेकिन सबके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन करो। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनका एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करो, और बेस्ड ऑन दैट क्लासिफिकेशन आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो। नॉट स्पेशल लॉ, स्पेशल ट्रीटमेंट। और जो भी आप जिस भी बेसिस पे आप ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ये क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन सम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब कुछ दिमाग लगाकर सोच समझ कर करो। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए 5 ऐसे लोग जो आने वाले समय में सलमान खान के घर के सामने प्रोटेक्शन दे सकें, क्योंकि उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड का काफी प्रेशर है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे करूंगा? भाई कोई 6 फुट का आदमी हो, जिसको मार्शल आर्ट्स आती हो, जो हट्टा कट्टा हो, जिसको डर नहीं हो, जिसको बंदूक चलाना, तो ऐसे लोगों को लूंगा मैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा जिनके पास ये सब है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, जैसे हम यूपीएससी का एग्जाम ले लो, इसमें लड़कियों के लिए पैसे नहीं लगते हैं फॉर्म के, लड़कों को लगता है। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन किया गया दैट इज बेस्ड ऑन सम रीजन, नॉट आर्बिट्ररी। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए स्पेशल सीट रिजर्व है बेस्ड ऑन सम रीजन। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए अलग से कोटा निकलता है, उनकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम होती है बेस्ड ऑन सम रीजन। तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ना कि कोई सेपरेट सा क्लास लेजिस्लेशन। और ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगी, इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी कि मेरे चाचा का लड़की को गुजारना इसीलिए कर रहा है, ऐसा नहीं।
अब रही बात इक्वालिटी बिफोर द लॉ के अंदर और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर जो तीन पॉइंट्स हमने सीखा, इसके अलावा एक मेजर कॉन्सेप्ट आता है जो कि एक प्रिंसिपल आता है, एक मेजर प्रिंसिपल आता है जिस प्रिंसिपल का नाम है रूल ऑफ लॉ। और ये रूल ऑफ लॉ जो है यही वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। रूल ऑफ लॉ जो है ये एवी डाइसी ने दिया है जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। और इसके अलावा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी रूल ऑफ लॉ को कहता है कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 14 के अंदर ही है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एक बेसिक फीचर है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता इवन थ्रू एन अमेंडमेंट। तो ये हमारा सिस्टम रहा। अब रही बात कि कुछ कुछ जगह पे हम लोग इक्वालिटी के साथ साथ एक्सेप्शंस भी रखे हैं कि इक्वालिटी प्रिंसिपल के साथ कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी। जैसे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हमारे स्टेट्स के गवर्नर, इनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं अंडर आर्टिकल 361। जैसे अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी भी कोर्ट में दे आर नॉट आंसरेबल, किसी भी कोर्ट में दे आर नॉट आंसरेबल फॉर द एक्सरसाइजेस एंड परफॉर्मेंसेस विच दे डिड एज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी ड्यूरिंग द ऑफिस के चलते ड्यूरिंग देयर टेन्योर, अगर उन्होंने कोई भी पावर का परफॉर्मेंस किया है या कुछ पावर एक्सरसाइज किया है तो दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती जब तक वो लोग ऑफिस के ड्यूरेशन में है, जब तक ऑफिस का टेन्योर चल रहा है। किसी भी तरीके का अरेस्ट और इंप्रिजनमेंट प्रेसिडेंट को या गवर्नर को नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकती, लेकिन वो तभी हो सकती है जब वो सिविल रॉन्ग उन्होंने करा है इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, और तब भी उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जाता है। वही मैं आपको बताऊंगा कि इन रिस्पेक्ट टू दी सिविल रॉन्ग्स ड्यूरिंग देयर ऑफिस इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, अगर ऐसा होता है तो आप उनके खिलाफ प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है, 2 महीने की नोटिस देनी पड़ती है। इसके अलावा जो लोग हमारे क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी जो भी पार्लियामेंट में एमपी हो, लोकसभा के, राज्यसभा के, या एमएलएज हो स्टेट असेंबली या स्टेट काउंसिल के, तो ये लोग असेंबली में या पार्लियामेंट में जो भी बोल रहे हैं वो सब इम्यून है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, अगर वो कोई भी पब्लिकेशन करते हैं न्यूज़पेपर में और रेडियो में और टेलीविजन में विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर पार्लियामेंट और असेंबली, यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो या स्टेट असेंबली में जो भी चल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, अगर उन प्रोसीडिंग्स को उसने न्यूज़पेपर में या रेडियो में या टेलीविजन में दिखाया तो इससे कोई अपराध नहीं होगा जब तक वो जो दिखा रहा है वो सच है। तो दिस इज समथिंग फॉर द मीडिया। इसके अलावा आर्टिकल 31C कहता है कि 31C में जब भी एक एक्सेप्शन आता है आर्टिकल 14 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और 31C क्या है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। इसके अलावा 31C जो है वो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, 39B और C, जो कि हम लोगों ने बात करी थी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए। तो अगर हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 14 को अवॉइड कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी विदेशी एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स भारत में आते हैं दे आर इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई यूएनओ से आया है यानी कि यूनाइटेड नेशन से आया है या उसके किसी एजेंसी से आया है भारत में, तो उनके पास भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे कुछ 6-7 ग्राउंड्स हैं जहां पे ये हमारा जो आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है या रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है, ये सब एक्सेम्पशन है, ये सब एग्जेम्प्टेड है, ये उनके ऊपर नहीं लागू होता है। आई होप आर्टिकल 14 क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट 15 के बारे में बात करेंगे।